Now, next topic we have SWOT analysis. Now, what does the SWOT stands for? It means strengths, weaknesses, opportunities, and the threats. अब जो internally होते हैं factors, these are the strengths and weakness. और जो externally होते हैं, these are opportunities and the threats. So we have four components of SWOT. स्वॉट बेसिकली हम करते क्यों है, ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल सके कि वो कहाँ वो कंपनी जो है वो स्टैंड करती है। उससे हमें पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको क्या क्या वीकनेसेस है जो उसको इम्प्रूव करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करने की जरूरत है, और जो थ्रेट्स है उसके अगेंस्ट उसको करेक्टिव एक्शन कौन सा लेना है, वो इससे हमें पता चलता है थ्रू स्वॉट एनालिसिस। नाउ देयर आर फोर कंपोनेंट्स हमने अभी पढ़ा। फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ। इससे हमें क्या पता चलता है, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी ओवर द कंपेटिटर्स। ठीक है, लाइक सुपीरियर रिसर्च डेवलपमेंट, उसके पास फैसिलिटीज है कोई भी, उसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसके पास पैसा काफी अच्छा, लाइक कैश रिजर्व्स उसके पास काफी अच्छे हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, गुड लोकेशन है वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, फॉर एग्जांपल एप्पल का ब्रांड है, उसकी लॉयल्टी कितनी है। ठीक है, सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स विच आर कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ्स। सेकेंड वी हैव वीकनेसेस, ये भी हमारी इंटरनल फैक्टर है। नाउ दीज आर द डिसएडवांटेजेस ओवर द कंपेटिटर्स। these you can call it as limitations कह लो, इसको प्रॉब्लम्स कह लो, जो कि इंटरनली है, किसी कंपनी की इंटरनली है, उसके पास पैसा नहीं है, वो इंटरनल उसकी प्रॉब्लम है। जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, पुअर मार्केटिंग है। ठीक है, और इनोवेशन उसके पास है नहीं, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है। सो दीज आर ऑल द वीकनेसेस। थर्ड वी हैव इज द अपॉर्चुनिटीज विच आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। Now these are the external chances जहां पे वो कंपनी ग्रोथ कर सकता है, उसके अंदर सक्सेस आ सकती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती है, लाइक न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए तो उससे क्या है कि न्यू मार्केट आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फेवरेबल कंडीशंस which work in the favor of the industry through which growth can be impacted. Last, we have the threats. Now, these are the unfavorable factors which will have an effect on the growth. These are the external dangers कह लो, risk कह लो, जिससे competitors जैसे high हो जाते हैं, like Samsung is competing with Apple. Okay, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए कल को। ठीक है, ट्रेंड्स बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेगुलेशंस आ जाती है जिससे हमारे टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, सब्सिडीज हमें नहीं मिलती, इंसेंटिव्स हमें गवर्नमेंट से नहीं मिल पाते हैं। सो दीज आर ऑल द अनफेवरेबल कंडीशंस। सो वी हैव रेड फोर components of the SWOT. Internal components two है, strength and weakness, and external components two है, these are the threats and the opportunities. थ्रेट्स में हमने क्या एग्जांपल पढ़ी कि टैक्सेस वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, सब्सिडीज रिड्यूस हो जाती है, which will cause a danger for the industry to work. फिर हमने देखा था अपॉर्चुनिटीज। नाउ दीज आर द अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर एन इंडस्ट्री। टैक्सेस जो है हमारे रिड्यूस हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू मार्केट्स आ जाती है, न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जहां से हम सेल्स जो है हमारी इंक्रीज हो जाए। सो दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। वीकनेसेस हमने देखा, लाइक हाई कॉस्ट है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पुअर मार्केटिंग है, डिपेंडेंसी ऑन द अदर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो ये सब आ जाता है वीकनेसेस में। देन फर्स्ट जो हमने पढ़ा दैट वाज अ स्ट्रेंथ। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस व्हिच आर लाइंग इनसाइड द कंपनी। फॉर एग्जांपल वी हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, गुड लोकेशन पे हमारी कंपनी है। ठीक है, दीज आर ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स कह लो, एडवांटेजेस कह लो ओवर द कंपेटिटर्स व्हिच आर लाइंग इनसाइड द कंपनी। So these are all the four components of the SWOT. Second topic, सबसे पहले आ जाता है एनालिसिस स्ट्रेंथ। Now what advantages does your organization have? उसके अंदर क्या क्या advantages है? What do you do better than anyone else? आप competitor से कैसे अच्छे हो? ठीक है, what unique or the low cost resources you can draw upon? Strengths क्या क्या है? उसकी USP क्या है? ये सब आ जाता है हमारे पास strengths में। अब weaknesses में क्या आता है? What could you improve? हमारी financial position हम कैसे improve कर सकते हैं? What should you avoid? What are the people in your market likely to see as the weaknesses? अब दूसरे बंदों को हमारी कंपनी में क्या वीकनेस लगती है कि हमें हमारी मार्केटिंग उसको पसंद नहीं आ रही है, हमारी आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज उसको पसंद नहीं आ रही है। व्हाट फैक्टर्स लूज योर सेल्स, हमारी सेल्स किससे रिड्यूस हो रही है। अगेन कंसिडर दिस फॉर्म एज internal and external basis. Do other people seem to perceive weakness that you don't see?
कि कॉम्पिटिटर जो है वो हमारे से कैसे अच्छे हैं, वो क्या क्या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है. देन एनालिसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, what good opportunities can you support, what interesting trends are you aware of, changes in the technology, government policy, social patterns. अब ये सब चीजों में चेंजेस आते हैं. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट एज योर ओन अपॉर्चुनिटी विच विल लीड टू द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल. ठीक है, हम उसको कैसे ग्रैप करते हैं दीज अपॉर्चुनिटीज को, लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, सोशल पैटर्न हो गया. ठीक है. देन लास्ट वी हैव एनालिसिस ऑफ द थ्रेट्स, व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू फेस, what are your competitors doing, are quality standards or specifications for your job, products or services changing, is changing technology threatening your position, कोई हमारा competitor बहुत अच्छी technology use कर रहा है जिससे हमारी position खराब हो रही है. So these are all the analysis of the threats. यूज ऑफ द स्वॉट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में कोई भी बिजनेस की. इट हेल्प्स अस इन फेसिंग द कंपेटिटर्स इन द मार्केट, हमें कंपटीशन को फेस करने की एक पावर मिल जाती है. इट इज हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द वीकनेसेस, हम कैसे अपनी जो है वीकनेसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. इट इज हेल्पफुल इन यूजिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, हम जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में घूम रही है उसको हम कैसे ग्रैप कर सकते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, गवर्नमेंट पॉलिसीज है कोई हमारे फेवरेबल में, हम वो वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं आजकल में, जो ट्रेंडिंग में है प्रोडक्ट्स, वो हम प्रोड्यूस करते हैं. So these are all the opportunities which a company must adopt. Thus, we can say SWOT analysis is simple but useful framework for analyzing your organization की strengths को, weaknesses को, opportunities को और threats को. Right? Now, next topic we have sensitivity of the business cycles. Now, business cycle क्या होता है? It means the fluctuations in economic activity that an economy experiences over a period of time. अब कोई इंडस्ट्रीज जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और कोई होती है जो डिफेंसिव होती है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी में एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है. ठीक है. अब हमारे पास 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आते हैं, जिसके अंदर आता है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड द रिकवरी. सबसे पहले बूम क्या होता है? बूम मतलब प्रोस्पैरिटी फेज है, इसमें सब कुछ ही बहुत अच्छा अच्छा होता है, लाइक डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म ही हो जाती है, हाई प्रॉफिट्स है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज हो जाता है. अब डेफिनेटली अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेगा, अगर प्राइसेस बढ़ता है दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. देन सेकेंड पीरियड वी हैव दैट इज द रिसेशन. अब रिसेशन में थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमारी वो स्लो डाउन हो जाती है, जीडीपी जो है वो हमारी गिर जाती है, सेल्स हमारी कम हो जाती है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है. नाउ सेंसिटिव फैक्टर्स जो होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है इसमें बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट कर जाती है. ठीक है. अब बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो अपने वो कम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो वो एक्सपेंसेस वो कम करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट्स अपनी कम करना शुरू कर देते हैं. Next phase we have that is a depression period. Now it is the most fearful stage of the business cycle. अब इसमें क्या है कि जब रिसेशन पीरियड बहुत देर तक कंटिन्यू रहता है ना तो डिप्रेशन आ जाता है. इसमें क्या होता है दैट हाईली अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है, डिमांड तो है ही नहीं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देता है, बैंक्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि वो लोन्स ग्रांट बिल्कुल नहीं करते हैं, और इवन की जो उन्होंने लोन्स दिए हैं उनको वो भी नहीं वापस आते क्योंकि इंडस्ट्री शो बैंकरप्टेसी, वो अपने जो लोन्स उन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं वो रीपे नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द वर्स्ट फेज, बिकॉज इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है. ठीक है. बिजनेस कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वहीं कम हो जाती है, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, सो अल्टीमेटली देयर इज अ डिफ्लेशन. लास्ट फेज इज द रिकवरी फेज, जिसके अंदर क्या है कि जब इकोनॉमी जो है ना वो स्टार्ट कर देती है थोड़ा थोड़ा ग्रो करना, इकोनॉमी स्टार्ट्स टू इम्प्रूव स्लोली, जिसके अंदर हमारी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़नी शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है. ठीक है. कंज्यूमर डिमांड जो है दैट कम्स बैक ग्रेजुअली, जो हमारी कंज्यूमर ने डिमांड बंद कर दी थी वो अब उसने दोबारा दोबारा शुरू कर दी अपनी, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी वो. ठीक है. और उसके बाद जो हमारा फेज आएगा दैट विल बी ऑफ द प्रोस्पैरिटी. सो धीरे धीरे जब वो ग्रो करना शुरू करता है तो हमारा प्रोस्पैरिटी का फेज जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है. ठीक है. अब
अगर मैं आपको एक एक वर्ड में बताऊं ना ये सारे फेजेस, तो बूम क्या है, दैट इज अ फास्ट ग्रोथ। रिसेशन क्या है कि जब स्लो डाउन हो जाता है इकोनॉमी में। डिप्रेशन क्या है, जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज अ फेयरफुल स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, बहुत ज्यादा पेनफुल स्लो डाउन हो जाता है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड रिकवरी क्या है, दैट इज अ ग्रेजुअल कम बैक। डिप्रेशन से वो वापस आना शुरू होती है जब धीरे धीरे हमारी इन्वेस्टमेंट, इनकम, आउटपुट, प्रोडक्शन जब ग्रो करना इंक्रीज कर देता है ना, तो हमारे प्रोस्पैरिटी फेज में वो एंटर कर जाता है और ये बिजनेस साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होता है। देन अगेन बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज फीचर्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब प्रोस्पैरिटी पीरियड में हमने देखा देयर इज हाई लेवल ऑफ द आउटपुट, ट्रेड, डिमांड बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट हमारे इंक्रीज होते हैं, सो देयर इज लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट। इसमें वो लोन्स जो है कंपनी को मिलते हैं। बैंक्स जो है दे आर विलिंग टू गिव लोन्स टू द कंपनी बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली उनका भी जो इंटरेस्ट जो है उनको इंक्रीज होके ही मिलेगा। देन वी हैव रिसेशन पीरियड जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है और ऑल्सो गिवन अप, इन्वेस्टमेंट्स हम नहीं करते हैं। देयर इज स्टेडी डिक्लाइन इन द आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब कम हो जाता है। क्रेडिट जो है गोज टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्रेडिट हमें नहीं मिलता है फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, तो देयर इज शार्पन डिक्लाइन इन द इनकम, डिमांड सब कम हो जाता है। फिर आता है रिकवरी फेज, सॉरी फिर आता है डिप्रेशन पीरियड। फॉल इन द आउटपुट है, ट्रेड जब कंटिन्यूसली हमारा जो डिक्रीज ही कर रहा है, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन भी डिक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट हमारा गिर रहा है, बैंक क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और ये बहुत कंटिन्यूसली रहता है ये पीरियड, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। ओवरऑल बिजनेस पेसिमिज्म आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फीचर्स ऑफ रिकवरी क्या है, जब थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम बैक होना शुरू होता है, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, स्टॉक प्राइसेस भी माने बढ़ना शुरू होते हैं और बिजनेस इज गोइंग टू एक्सपैंड इन दिस पीरियड। तो क्रेडिट्स भी जो है ना बैंक्स वो देना शुरू कर देती है वापस से। सो दिस इज द रिकवरी फेज। So these are the four phases of the business cycle. So next topic we have is the factors which affect the security price. इसके अंदर हमारे पास चार फैक्टर्स आते हैं या फोर्सेस कह लो, विच आर फंडामेंटल, टेक्निकल, मार्केट सेंटिमेंट एंड अदर फैक्टर्स। सबसे पहले आता है फंडामेंटल फैक्टर्स। नाउ दीज आर द फैक्टर्स विच रिलेट्स टू द कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वो सब हमें पता चलता है। अर्निंग बेस आ जाता है इसके अंदर और सेकेंड आ जाता है वैल्यूएशन मॉडल। अर्निंग बेस में क्या है कि कंपनी के जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतने ज्यादा स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अर्निंग्स जितनी वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट मीन्स हमारा ईपीएस जो है वो हाई हो जाएगा। जितना ज्यादा ईपीएस होता है इट इज मोर फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, सो स्टॉक प्राइसेस जो है उसके वो भी हाई हो जाएंगे। सेकेंड वी हैव द वैल्यूएशन मल्टीपल और पी रेशियो हम कहते हैं। अगर हमारी पी रेशियो हाई है दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कि ये कंपनी कल को जाके अच्छा ग्रो कर सकती है, इट शोज अ गुड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। और अगर यही हमारी पी रेशियो हमारी कम है, इट शोज अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी हमारी से पुअर रहेगी। तो पी रेशियो होता क्या है, बेसिकली इट शोज द इन्वेस्टर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी, वो कितना पे करना चाहते हैं पर रुपी ऑफ द अर्निंग्स के लिए। पी रेशियो का मतलब है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो बेसिकली इसमें आपने यही पढ़ना है कि अगर हाई पी है दैट मीन्स हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, और अगर पी हमारा कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, और अगर अंडर वैल्यूड है या फिर आप कह लो कि पुअर फ्यूचर ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप देखते हो कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हाई पी है दैट शोज कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। देन वी हैव टेक्निकल फैक्टर्स। अब इसमें मैं आपको इजी लैंग्वेज में बस बता देती हूँ, इसको आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होती है ना तो उससे हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, डिमांड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, विच अफेक्ट्स द स्टॉक प्राइसेस नेगेटिवली, क्योंकि इससे हमारी डिमांड कम हो गई है तो स्टॉक के जो स्टॉक कंपनी जो है ने जिसके अंदर इन्वेस्ट करना है उसके प्रॉफिट्स भी है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइसेस नेगेटिवली। सेकेंड वी हैव द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट।
अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लाइक जीडीपी हमारी अच्छी है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की अर्निंग्स और स्टॉक प्राइसेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर वीक इकोनॉमी है, लाइक जीडीपी हमारी गिर रही है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो दैट मीन्स कि स्टॉक प्राइसेस है वो हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है। देन वी हैव सब्स्टिट्यूट कंपनी। इफ अ कॉम्पिटिटर कोई लॉन्च कर देता है कोई प्रोडक्ट जो कि हमारी कंपनी से काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स है वो उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। अब उनकी जो मनी है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। नाउ इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनी के स्टॉक प्राइसेस, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड वी हैव इंसिडेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इंसिडेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग शुरू हो गई, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कोई बड़े चीजें होना जो है वो शुरू हो जाती है, लाइक ब्लॉक डील्स हो जाती है, कोई अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई कंपनी अपना कोई शेयर जो है, मेजर शेयर जो है वो सेल ऑफ कर रही है, तो इससे क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइसेस पे वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इट कैन सडनली मूव प्राइसेस जो है हमारे एकदम से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इट कैन सडनली मूव अप और डाउन इवन, राइट। देन वी हैव अदर फैक्टर्स जिसके अंदर आता है डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स क्या होता है, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, चेंजेस इन द पॉपुलेशन, लाइक यंग इन्वेस्टर्स की कोई अपनी चॉइस है, अगर एजिंग पॉपुलेशन है लाइक ओल्ड इन्वेस्टर्स है उनकी अलग डिमांड हो सकती है कि उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए बिकॉज दे आर रिटायर्ड, रेगुलर रिटर्न उनको चाहिए, तो वो अलग सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। मिडिल एज है, हु आर पीक अर्नर्स, दे टेंड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स। अब यंग इन्वेस्टर्स दे वांट टू इन्वेस्ट इन वेरी हाईली फ्लक्चुएटिंग मार्केट्स। ठीक है। अब ट्रेंड्स में क्या होता है कि अभी क्या ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड सिंपली मींस व्हेन द स्टॉक मूव्स अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि अगर अभी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड है तो हम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। देन वी हैव द लिक्विडिटी। स्टॉक्स विद हाई लिक्विडिटी आर लेस वॉलेटाइल। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है ना, उतने वो जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं ना वो हमारे लेस वॉलेटाइल होते हैं। ओके। दैट मीन्स इजी टू सेल बाय है वो वाला शेयर, तो वो इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, डेफिनेटली वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर लो लिक्विडिटी स्टॉक्स है, दे कैन हैव शार्प प्राइस मूवमेंट्स, उसमें इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करके खुश नहीं है बिकॉज उसमें उसको लो लिक्विडिटी दिखती है, इट इज नॉट इजी टू बाय और सेल। देन वी हैव मार्केट सेंटिमेंट्स। अब मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज अ क्राउड की साइकोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे शेयर प्राइसेस को, बिकॉज इसके अंदर वो फंडामेंटल्स जो है कंपनी के वो देखते ही नहीं है। जैसे आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, नाउ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स अफेक्टेड बाय द टेक्निकल फैक्टर्स, वो टेक्निकल लाइक चार्ट स्टडीज जो है वो करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल फैक्टर्स है, लाइक फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, की फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी क्या है, वो देखते हैं। सो मार्केट सेंटिमेंट जो होता है ना, दैट इज ऑफन सब्जेक्टिव, बाइज्ड होता है कि उसने बाय किया तो मैं भी बाय करता हूँ। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर सोशल साइंसेस, के अंदर वो साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। देन अदर फैक्टर्स वी हैव कंपनी की न्यूज। कंपनी की न्यूज में क्या है कि अगर लगता है कि कंपनी ने डिविडेंड देना है इस बारी, अनाउंसमेंट्स होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती है, न्यू प्रोजेक्ट्स वो लगाते हैं, अर्निंग रिजल्ट्स अपने बताते हैं, सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइसेस। देन वी हैव इंडस्ट्री परफॉर्मेंस। अब इंडस्ट्री परफॉर्मेंस में क्या है, अगर रेवेन्यूज हमारे ग्रो करते हैं, प्रॉफिट्स आता है, मार्केट शेयर जो है डेफिनेटली वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा स्टॉक्स का। पुअर रिजल्ट्स अगर आते हैं हमारे, तो इससे हमारे प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो इंडस्ट्री परफॉर्मेंस ये होता है। इफ द होल इंडस्ट्री इज मूविंग, स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री राइजेस। अगर हमें लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो बूम में है, तो प्राइसेस जो है हमारे वो इंक्रीज करेंगे। अगर हमें लगता है कोई सेक्टर जो है अंडर प्रेशर है, वो नहीं चलने वाला, कल को फ्यूचर में उसकी ग्रोथ नहीं दिखती है, तो प्राइसेस जो है उसके वो फॉल कर जाते हैं। देन वी हैव इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, और द कॉन्फिडेंस कैन बिकम द रीजन ऑफ द मार्केट टू गो अप। उसको लगता है कि ये काफी अच्छा शेयर जाएगा, उसको लगता है कि ये बहुत कम जाने वाला है, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज। अब बुल मार्केट कौन सी होती है, दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज फेजी वाला।
इन दिस मार्केट प्राइसेस जो है हमारे राइज करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इन्वेस्टर्स की, हमें लगता है कि प्राइसेस जो है इसका वो बढ़ने वाला है। बेयर मार्केट कौन सी होती है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मंडी वाला मार्केट, जिसमें इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है कि जो प्राइस है इसका वो कम जाने वाला है, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। So this is according to the mood of the investors, you can say, towards the stock markets. Then last we have the economic factors, जिसके अंदर आते हैं इंटरेस्ट रेट्स हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गया, एक्सचेंज रेट्स हो गया। ये सब कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ये सब एट अ मैक्रो लेवल अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को, तो ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज को हिला के रख देता है। इंटरेस्ट रेट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आती है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है हमारे बढ़ जाते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू क्रेडिट, एंड इफ इंटरेस्ट रेट्स लोअर हो जाते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू मोर क्रेडिट। If the company has to pay high interest, it will result into less profits, which will ultimately affect the market price of the security. That is the price of the security जो है हमारा वो reduce कर जाएगा। And if a company pay less interest, अगर वो less interest pay करती है, it will result into higher profits, which will result in the security जो prices है वो हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक आउटलुक। इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, और अगर पॉलिटिकल शॉक्स आ जाते हैं, कोई इंटरनेशनली कोई चेंजेस आते हैं, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट आवर ओन इकोनॉमी। पॉलिटिकली लेवल पे कुछ आते हैं चेंजेस, तो उससे भी हमारा जो स्टॉक प्राइसेस है वो इम्पैक्ट करता है। लाइक अगर क्रूड ऑयल का प्राइस हमारा बढ़ जाए, इट विल रिजल्ट इनटू हायर कॉस्ट एंड लेस प्रॉफिट्स। अगर हमारी कॉस्ट जो है बढ़ती है, उसमें हमारे प्रॉफिट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, which will ultimately result into fall in the security price. So this is all about this chapter of industry analysis. I hope you like it. So thank you all.